everyone, मैं मुस्कान and I welcome you all to our YouTube channel Study IQ Judiciary. तो क्या आपको पता है कि आज के टाइम पे सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हमारा पर्सनल डेटा। हाँ, और उससे भी बड़ा मुद्दा ये है, उससे भी बड़ा इशू ये है कि उस पर्सनल डेटा को इफेक्टिवली प्रोटेक्शन कैसे किया जाए। हाँ, और ये मुद्दे इतने बड़े क्यों हैं? क्योंकि आप मेरे पीछे जो पिक्चर देख पा रहे हैं उससे क्लियरली पता चलता है कि जैसे जैसे हम अपने डिजिटल वर्ल्ड, जैसे जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वर्ल्ड में एंटर हो रहे हैं, जैसे जैसे सोशल मीडिया का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से हमारे डेटा का जो रिस्क फैक्टर है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आज हमें जरूरत है अपने पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने की। तो इस सेशन के माध्यम से मैं आपको यही बताने की कोशिश करना चाहती हूँ कि हमारे इंडिया में क्या लॉज है प्राइवेसी से रिलेटेड, आखिर उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है या नहीं है, और इसका लीगल पर्सपेक्टिव क्या है और इसका मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्या है, और हमारे इंटरनेशनल रेगुलेशंस क्या कहते हैं राइट टू प्राइवेसी के मामले में। तो इस सेशन में ये मैं सारी चीजें आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, और साथ ही में आप इस सेशन का बेनिफिट अपनी मेंस आंसर राइटिंग और अपने ऐसे के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोशिश की है हर उस एलिमेंट को डालने की जो आपके लिए मेंस आंसर के लिए यूजफुल हो सकती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को और पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं कि प्राइवेसी होता क्या है। देख तो लें कि आखिर जो हम राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं वो प्राइवेसी है क्या। सिंपली पता तो है ही वैसे हमें कि प्राइवेसी क्या होती है। प्राइवेसी मतलब कि हमें भाई अपनी पर्सनल स्पेस बहुत पसंद है। हमें नहीं पसंद कि कोई हमारी पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करे। इवन बच्चों को ये भी पसंद नहीं आता है कि उनके पेरेंट्स उनके किसी भी मैटर में इन्वॉल्व हो या फिर उनकी प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करे। हाँ, तो प्राइवेसी का मतलब छोटा सा ये है कि मतलब कि यहाँ पे किसी भी चीज को प्राइवेट रखना। वी डोंट वांट टू शेयर एनीथिंग विद द अदर पर्सन, प्राइवेसी है। नॉट एक्सपोजिंग टू पब्लिक, हमें पब्लिक में आना पसंद नहीं है, हमें कमरे में रहना ही पसंद है, प्राइवेसी है। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं प्राइवेसी के। तो ऐसे ही हमें अपना पर्सनल डेटा शेयर करना पसंद नहीं है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट प्राइवेसी। और इसी चीज को हम पढ़ने के लिए आए हैं यहाँ पे इस सेशन में कि आखिर क्या प्राइवेसी भी कोई राइट होता है। तो ये तो हम जान ही चुके कि हाँ, प्राइवेसी भी राइट होता है, बट आज हम ये जानेंगे कि इसकी लीगल बैटल कहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, और इसका आखिर मॉडर्न पर्सपेक्टिव क्या है। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले प्राइवेसी को पढ़ने से पहले, राइट टू प्राइवेसी के लीगल पर्सपेक्टिव को, लीगल एंगल को देखने से पहले सबसे पहले हम आधार स्कीम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो क्रेडिट है आधार स्कीम को ही जाता है राइट टू प्राइवेसी के जजमेंट के लिए। क्योंकि अगर ये स्कीम नहीं होती तो वहां पे हमारा राइट टू प्राइवेसी को चैलेंज नहीं किया, मतलब राइट टू प्राइवेसी हमारा एज अ फंडामेंटल राइट शायद हमें नहीं मिल पाता। हाँ, तो चलिए हम पढ़ते हैं आधार स्कीम के बारे में। तो जो आधार स्कीम है दैट इज द गवर्नमेंट स्कीम जो आई थी 2009 में। हाँ, गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी कि हम क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी कार्ड इशू करेंगे। जो कार्ड, इसमें क्या होगा, एक नंबर होगा, आधार कार्ड नंबर होगा जो कि 12 डिजिट का होगा, और हर इंडियन सिटीजन को यहाँ पे एक यूनिक आइडेंटिटी दी जाएगी इस कार्ड के मीडियम से। और यहाँ पे एक अथॉरिटी भी बनाई गई, UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इस अथॉरिटी को ये पावर दी गई थी कि कैसे यहाँ पे आधार कार्ड को इशू किया जाएगा, कैसे इस पूरे मैकेनिज्म को हैंडल किया जाएगा, और क्या प्रोसेस होगा इंडिविजुअल्स के लिए आधार कार्ड को एक्सेस करने का। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम ये आ रही थी कि एक्चुअली तो ये जो स्कीम थी वो गवर्नमेंट ने
बेनिफिट प्रोग्राम्स के लिए, स्कीम्स के लिए, गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स के लिए लेकर आई थी, ताकि हर एक इंडिविजुअल जो है जिसके पास ये आधार कार्ड होगा वो इन स्कीम्स का बेनिफिट ले सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे आधार कार्ड इशू करने के लिए क्या लिया जा रहा था इंडिविजुअल्स का, जो भी उनके फिंगरप्रिंट्स थे या फिर रेटिना स्कैन थे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि क्या ये हमारे पर्सनल डेटा में आते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, फिंगरप्रिंट्स और रेटिना स्कैन यूनिक होता है, हर एक इंडिविजुअल का यूनिक होता है, तो ये हमारा पर्सनल डेटा है। और गवर्नमेंट इसको क्या कर रही थी, आधार के थ्रू अपनी सेंट्रल डिपॉजिटरी में हर किसी के पर्सनल डेटा को कलेक्ट कर रही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, यही बात खटकी लोगों के दिमाग में कि ये तो हमारे पर्सनल डेटा को क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, और अगर इसका मिसयूज होता है तो इसका कॉन्सिक्वेंस कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लाखों करोड़ों लोगों का डेटा क्या है, एक जगह पे डिपॉजिट है ना। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। लेकिन गवर्नमेंट का जो इंटेंशन था वो तो अच्छा था, कि गवर्नमेंट जो थी वो तो एक गुड इंटेंशन के साथ इस स्कीम को लाई थी कि भाई जिसके पास भी आधार कार्ड होगा उसको प्रॉपर तरीके से क्या मिल सकता है, गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पे तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इरादा ये नहीं था पर्सनल डेटा को कलेक्ट करने का, ये गवर्नमेंट ने प्लीड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप मुद्दा समझे कि यहाँ पे क्या हो रहा था, है ना, यहाँ पे कैसे ये जो पर्सनल डेटा है वो हमारा कलेक्ट हो रहा था थ्रू दिस आधार स्कीम। ओके, चलिए फिर हम चलते हैं कि अब ये आधार स्कीम के बाद अब हम चलते हैं कि भाई हमारे पर्सनल डेटा को कलेक्ट तो कर रहे थे, बट इसके पीछे कोई राइट है, इसके पीछे कोई लॉ है। तब तो चीजें वॉइड थी, क्योंकि हमारे पास राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट था ही नहीं। ऑलरेडी केसेस, जैसे अगर मैं स्टार्ट करती हूँ, चलो हम स्टार्ट करते हैं एमपी शर्मा से, तो यहाँ पे शुरू में तो राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर नहीं किया गया था। चलिए हम यही चीज देखते हैं कि कैसे इन केसेस में फंडामेंटल राइट डिक्लेयर नहीं किया गया था। तो सबसे पहला जो केस आता है राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड, वो आता है हमारा एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्र का केस। अब ये जो बेंच थी यहाँ पे वो 8 जजेस की बेंच थी। अब इसका भी एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है जो हम थोड़े से बाद में पढ़ेंगे, तब आपको मैं बताऊंगी कि यहाँ पे 8 जजेस जो बेंच थी और फिर क्यों वहां पे 9 जजेस बेंच को बिठाया गया था, क्यों इतनी लार्ज बेंच बिठाई गई थी। तो सबसे पहला केस किसका था, 8 जजेस बेंच का था। और इसमें क्या इशू था कि यहाँ पे भी जो पर्सन था उसको क्या था, उसको जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो एक सस्पेक्टेड पर्सन मान रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे उस पे क्या किया जा रहा था, उस पे निगरानी रखी जा रही थी। तो उसने बोला कि ये तो मेरे राइट टू प्राइवेसी का क्या है, हनन है, अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3। तो यहाँ पे कोर्ट ने मना किया कि आर्टिकल 23 के अंदर ऐसा कोई राइट नहीं बनता है। इसीलिए यहाँ पे कोर्ट ने एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर कर दिया था कि राइट टू प्राइवेसी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, और ना ही कोई राइट है, इवन राइट को भी रिकॉग्नाइज नहीं किया कि इस टाइप का कोई राइट बनता भी है या नहीं है। नेक्स्ट केस है खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में अब ये तो थी वैसे 3 जजेस बेंच, ठीक है, ये कम जजेस वाली बेंच थी। ओके चलो, उसके बाद जो खड़क सिंह नाम का एक पर्सन था, यहाँ पे उसको क्या किया गया था, डेकॉइटी के लिए, यहाँ पे भी वो क्या था, एक सस्पेक्ट था डेकॉइटी का। तो जो भी यूपी पुलिस ऑफिसर्स थे वो यूपी रेगुलेशंस के अंदर इस पे क्या रख रहे थे, सर्विलांस रख रहे थे, और इसके घर में घुस जाना बिना इसकी परमिशन के, इसका पीछा करना। तो ये बोल रहा था कि ये भी मेरे राइट टू प्राइवेसी का क्या हो रहा है, यहाँ पे वायलेशन हो रहा है, पुलिस ऐसे सर्विलेंस कंडक्ट नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे अगेन सुप्रीम कोर्ट ने पार्शियली तो अपहेल्ड किया था, बट एग्जैक्टली ये बोला कि जो भी फिजिकल सर्विलेंस है दैट इज वायलेटिंग द आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो यहाँ पे भी कोर्ट ने कुछ खास अच्छी बात नहीं बोली थी राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड। फिर हम चलते हैं गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। तो जो हमने अभी प्रीवियस केसेस देखे उनमें तो कोर्ट ने कुछ भी नहीं बोला प्राइवेसी से रिलेटेड। अब ये एक ऐसा केस आया जहां पे कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि हाँ प्राइवेसी भी क्या है, एक राइट है। ओके,
तो यहाँ पे ये भी क्या थी, आपकी 3 जजेस की बेंच थी, और यहाँ पे भी ये जो पर्सन थे इनको इनके मूवमेंट्स को भी क्या किया जा रहा था, ट्रैक किया जाता। ये भी एक सस्पेक्टेड पर्सन थे, इनके ऊपर भी सर्वेलेंस किया जा रहा था और इनको ट्रैक किया जा रहा था। तो इन्होंने भी यही चीज उठाई, यही मुद्दा उठाया कि मेरे यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन हो रहा है। इसीलिए कोर्ट ने एक्नॉलेज तो किया यहाँ पे कि हाँ, प्राइवेसी जो है वो नेसेसरी कंडीशन है पर्सनल लिबर्टी के लिए। आर्टिकल 21 में जो दिया है हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, उसके लिए ये एक नेसेसरी कंडीशन है, हम मान चुके हैं। लेकिन यहाँ पे भी कोर्ट ने प्राइवेसी को एज अ राइट डिक्लेयर नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे हमें एक होप मिली कि हाँ, शायद कुछ अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट आता है आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। हाँ, अब यहाँ पे भी 2 जजेस बेंच थी। अब यहाँ से थोड़ी सी पॉजिटिविटी स्टार्ट होती है राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड, क्योंकि इन केसेस में धीरे धीरे कोर्ट ने माना कि हाँ, प्राइवेसी भी क्या है, एक राइट है। अब इस केस में इसको बोला जाता है, फेमसली आपको पता होगा कि इसको ऑटो शंकर केस के नाम से बोला जाता है। हाँ, तो यहाँ पे जो एक पर्सन था वो क्या था, कन्विक्टेड पर्सन था। उसने जेल में रह के क्या लिखी, एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, और उस ऑटोबायोग्राफी में उसने अपने कनेक्शंस कुछ पुलिस ऑफिशियल्स और जो पुलिस ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस के साथ बताए। तो यहाँ पे एक जो मैगजीन थी, उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम ये ऑटोबायोग्राफी को पब्लिश करें। तो यहाँ पे जो पुलिस ऑफिशियल्स थे, है ना, तो वो क्या करने लगे, इसको अपोज करने लगे कि कैसे आप किसी पर्सन की पर्सनल लाइफ के बारे में आप कैसे पब्लिकली क्या कर सकते हो, पब्लिश कर सकते हो, ये तो उनके राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन है। तो यहाँ पे भी कोर्ट ने रिकॉग्नाइज तो किया राइट टू प्राइवेसी को, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड रूल दैट unauthorized publication of private details could be restricted। यहाँ पे भी recognize तो किया, लेकिन उन्होंने ये बोला कि अगर आप ऐसी डिटेल्स पब्लिश करते हो तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, आप ऐसे ही आप पब्लिश नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कैसे अब रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हुआ है राइट टू प्राइवेसी। फिर आता है हमारा PUCL वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे भी अगेन किसके बारे में बात की जाती है, टेलीफोन टैपिंग के बारे में बात की जाती है कि वहां पे उस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो कॉल रिकॉर्ड्स थे उनको रिकॉर्डिंग की जा रहा था। तो ऑब्वियसली ये भी क्या है, हमारे राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन है। तो यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया था कि हाँ, जो राइट टू जो टेलीफोन टैपिंग है, दैट इज द वॉयलेशन ऑफ योर राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 एंड द कोर्ट सेट गाइडलाइंस फॉर लॉफुल वायर टैपिंग। मतलब यहाँ पे कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी थी कि इन्हीं के अंतर्गत, इन्हीं गाइडलाइंस को देखते हुए आप क्या कर सकते हो टेलीफोन टैपिंग, अदरवाइज इट इज अ वॉयलेशन ऑफ प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21। और यहाँ पे फिर कोर्ट ने ये बोला कि हाँ, यहाँ पे प्राइवेसी को जगह मिली थी आर्टिकल 21 में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कैसे जो बात के केसेस आए वहां पर कैसे फिर हमारे राइट टू प्राइवेसी को क्या किया गया, रिकॉग्नाइज करते चले गए। फिर आता है ये केस जो बात करता है कि राइट टू प्राइवेसी कैसे एक फंडामेंटल राइट बना। जस्टिस KS पुत्तस्वामी, ये था हमारा 9 जजेस का केस। हाँ, क्योंकि जब मैंने आपको बताया ना कि MP शर्मा का जो केस था वो 8 जजेस था और उसमें ये डिक्लेयर किया गया था कि राइट टू प्राइवेसी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एंड इवन इट इज नॉट अ राइट। तो उस चीज को अगर हमें ओवर रूल करना है तो हमें एक बड़ी बेंच ही बिठानी पड़ेगी जो कि 8 जजेस से ज्यादा वाली हो। तो इसीलिए हम फिर यहाँ पे लेके आए थे 9 जजेस बेंच। और फिर यहाँ पे जो जस्टिस KS पुत्तस्वामी थे, जो कि कर्नाटका हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे, उन्होंने क्या किया, एक PIL फाइल की सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हुए कि ये जो आधार स्कीम है ये क्या है, हमारे राइट टू प्राइवेसी का वॉयलेशन। ठीक है, बट क्या अभी राइट टू प्राइवेसी एक एज अ राइट डिक्लेयर किया गया था? नहीं किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे यही 2 क्या थे, इश्यूज थे कोर्ट के सामने कि
सबसे पहला इशू ये था कि क्या राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। उसके बाद सेकंड इशू ये था कि क्या ये जो आधार स्कीम है वो इस राइट टू प्राइवेसी को वॉयलेट कर रही है। तो पहले कोर्ट ने इस इशू को क्या किया, डिस्कस किया कि क्या यहाँ पे जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक फंडामेंटल राइट होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे कोर्ट ने यूनानिमसली डिक्लेयर किया, ऑल टुगेदर 9 जजेस ने ये बोला कि जो भी राइट टू प्राइवेसी है वो पार्ट है हमारे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, है ना। कि अगर हमें राइट टू लाइफ है और राइट टू प्राइवेसी नहीं है, इसका मतलब कि हमारे पास वो इफेक्टिव राइट नहीं है, क्योंकि प्राइवेसी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी, है ना। उसी का पार्ट है हमारा राइट टू प्राइवेसी। तो इसीलिए कोर्ट ने यहाँ पे यूनानिमसली फिर डिक्लेयर कर दिया था कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और यहाँ पे 6 जजेस ने अपने अपने जजमेंट्स लिखे थे, अपने अपने कॉन्करिंग ओपिनियंस दिए थे इस मामले में। साथ ही साथ इस केस ने ओवर रूल किया था उन इनिशियल केसेस को, एमपी शर्मा और खड़क सिंह वाले केसेस को, जहां पे ये डिक्लेयर किया गया था कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ कोर्ट ने यहाँ पे 3 टेस्ट बताए थे कि अगर हमारे राइट टू प्राइवेसी को रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि डेफिनेटली कोई भी राइट एब्सोल्यूट तो नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस उस पर लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी कोर्ट ने यही बताया कि ऐसे 3 टेस्ट हैं जो कोर्ट ने यहाँ पे ले डाउन किए थे। पहला तो सच स्टेट एक्शन मस्ट हैव अ लेजिस्लेटिव मैंडेट, मतलब कि यहाँ पे अगर आप कोई रिस्ट्रिक्शन डालते हो तो यहाँ पे आप किसी लॉ के अंदर डाल सकते हो, मतलब कुछ लेजिस्लेचर का कुछ मैंडेट होना चाहिए, कुछ प्रॉपर लॉ होना चाहिए, एक स्टैट्यूटरी लॉ होना चाहिए, उसके अंदर आप ये चीज कर सकते हैं। उसके बाद इट मस्ट बी परस्यूइंग अ लेजिटिमेट स्टेट पर्पस, और जो आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं उसका एक डेफिनेट पर्पस होना चाहिए कि किस पर्पस से आप उस पर क्या लगा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। नेक्स्ट, इट मस्ट बी प्रोपोर्शनेट, और जितना आप राइट टू प्राइवेसी पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, उतने ही एक्सटेंड तक होना चाहिए जितनी हमें जरूरत है उसको रिस्ट्रिक्ट करने की। तो ये 3 टेस्ट यहाँ पे ले डाउन किए गए थे साथ साथ। उसके बाद हम चलते हैं अब अपने सेकंड इशू पे। सेकंड इशू क्या था कि क्या ये जो आधार स्कीम है ये वॉयलेट कर रही है हमारे राइट टू प्राइवेसी को। तो यहाँ पे जब राइट टू प्राइवेसी को एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया था, फिर इस मैटर को अलग से सुना गया 5 जजेस बेंच के द्वारा, जहां पे 4:1 की मेजॉरिटी से ये डिसीजन आया था कि ये जो आधार स्कीम है ये है तो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड स्कीम एंड इट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन यहाँ पे एक डिसेंटिंग जज थे हमारे जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी, जिन्होंने ये बोला कि ये जो आधार स्कीम है दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि इसको गलत तरीके से लाया गया है। क्योंकि जब ये आधार स्कीम आई थी तो इसको एज अ मनी बिल पास किया गया था। अब यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि मनी बिल पास करने के लिए जो हमारा आर्टिकल 110 है उसमें जो हमारे पॉइंट्स दिए गए हैं उनमें से एक ना एक पॉइंट्स तो उसमें होना ही चाहिए, लेकिन आधार स्कीम में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं था जो उसको मनी बिल के अंदर लेकर आए, लेकिन तब भी इसको एज अ मनी बिल पास किया गया। तो जो हमारे डिसेंटिंग जज थे उन्होंने यही बात बोली कि यहाँ पे ये चीज क्या है, ये गलत है एंड दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। लेकिन अल्टीमेटली मेजॉरिटी ओपिनियन से इस आधार स्कीम को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड डिक्लेयर किया गया था। लेकिन साथ ही साथ कोर्ट ने यहाँ पर इसको क्या कर दिया था, इस स्कीम के यूज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, क्योंकि जब ये स्कीम आई थी तो वहां पे
कई सारी जो प्राइवेट कंपनीज थी, बैंकिंग कंपनीज थी, टेलीकॉम सेक्टर्स थे, वो सिम कार्ड्स लेने के लिए बैंक अकाउंट्स को लिंक करवाते थे आधार कार्ड से। अगर हमें कोई सिम लेनी है तो उसके लिए भी हमें आधार कार्ड लिंक करवाना पड़ता था, उनको शो करना पड़ता था। तो वहाँ पे भी हर किसी के पास हमारी क्या जा रही थी, पर्सनल डिटेल्स जा रही थी। जो भी हमारे फिंगरप्रिंट्स थे, रेटिना स्कैन थे, वो हर किसी के पास स्प्रेड हो रहे थे। तो यहाँ पे फिर कोर्ट ने क्या किया, ये डिक्लेयर किया कि यहाँ पे जो आधार का यूज है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाना चाहिए। और फिर जो कोर्ट है उन्होंने ये बोला कि जो आधार का यूज है वो सिर्फ हम गवर्नमेंट स्कीम और सब्सिडीज के लिए करेंगे, लेकिन जो प्राइवेट एंटिटीज हैं या जो बैंकिंग सेक्टर है या जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, इनको कोई भी राइट नहीं है कि वो आधार की डिटेल्स यूज कर सके। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या किया था, रिस्ट्रिक्ट कर दिया था इस चीज। समझे आप ना इस पूरे मैटर को कि अल्टीमेटली क्या व्हाट इट लीड्स टू अल्टीमेट। ओके, हाँ, अब देखो ये तो हम पढ़ ही चुके कि क्या इम्पैक्ट हुआ। तो हाँ, फिर उसके बाद कोर्ट ने ये बोला कि हम इसके राइट को क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे। हाँ, अब जब राइट टू प्राइवेसी आया था तो इसका एक इफेक्ट हमने देख लिया कि आधार स्कीम पे क्या हुआ था। उसके बाद इसके साथ साथ जब राइट टू प्राइवेसी आया तो यहाँ पे राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की भी बात की गई है ना, और यहाँ पे वुमेन्स के जो पर्सनल राइट्स हैं उनसे भी रिलेटेड बात की गई, और उसके बेसिस पे भी जजमेंट को डिसाइड किया गया। जैसा हुआ था सेक्शन 377 नवतेज सिंह जौहर वाले केस में, जहां पे कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया था, ये बोलते हुए कि इट इज अ वायलेशन ऑफ द राइट टू प्राइवेसी विच इज अंडर आर्टिकल 21। तो इसी के बेसिस पे काफी सारे केसेस को भी डिसाइड किया गया था। और जैसे कि अबॉर्शन के राइट्स को भी यहाँ पे क्या किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया, और जो भी ट्रिपल तलाक के राइट्स थे, इन सब को राइट टू प्राइवेसी के बेसिस पे क्या किया गया, डिसाइड किया। हाँ, अब देखो यहाँ पे अभी तो वो हम पढ़ेंगे ही, डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हम पढ़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं अब चीजें हो रही थी, राइट टू प्राइवेसी को रिकॉग्निशन मिल चुका था, अब नीड थी इसके ऊपर एक लॉ आने, है ना। तो वो आया, लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि कैसे उस लॉ के पीछे क्या इवोल्यूशन हुआ, उस लॉ के पीछे क्या चीजें आई, सबसे पहले क्या चीजें, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 2017 में गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए थी एक BN श्री कृष्ण कमेटी, जिसका काम ये था कि एक लीगल फ्रेमवर्क बनाना हमारे डेटा प्रोटेक्शन लॉ के ऊपर। फिर 2018 में इसी कमेटी ने सबमिट की अपनी रिपोर्ट और क्या किया था, प्रपोज किया था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट बनाई और इस बिल को क्या किया, प्रेजेंट किया था 2018 में। फिर इसके बाद 2019 में क्या हुआ कि ये जो आपका पर्सनल डेटा बिल था वो इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट ने। ओके, उसके बाद 2021 में जो हमारा रिवाइज्ड वर्जन था इस बिल का उसको रीइंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन इसका बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। फिर गवर्नमेंट ने इसको क्या किया, इसको विड्रॉल कर लिया था। 2022 में गवर्नमेंट ने इसको क्या किया था, विड्रॉ कर लिया था। और उसके बाद 2023 में ये नया लॉ लेकर आए जिसका नाम था डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ओके, और अल्टीमेटली इसको अगस्त 2023 में इसको पास किया गया, इसको इनेक्ट किया। लेकिन बस बात ये है कि क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाया, ये जो हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन हो पाया? नहीं। 2023 से 2025 चल रहा है, अभी तक इसके इम्प्लीमेंटेशन की कोई भी न्यूज नहीं है। लेकिन ऑल्दो इट इज अ वेरी वेलकम स्टेप, बिकॉज इस एक्ट में ऐसी ऐसी हैवी पेनाल्टीज रखी गई हैं, ऐसे ऐसे हैवी फाइन्स रखे गए हैं, और इसको इतना ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाया गया है कि यहाँ पे आप अपने डेटा को क्या कर सकते हो, आप अपने पर्सनल डेटा को क्या कर सकते हो, इफेक्टिवली प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो जैसा मैं सेशन के स्टार्ट में बोल रही थी पर्सनल डेटा और इफेक्टिव प्रोटेक्शन,
वो यहाँ पे आता है कि कैसे यहाँ पे पर्सनल डेटा का यूज किया गया है और इसको इफेक्टिवली प्रोटेक्ट करने के लिए कितने ज्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस इस एक्ट में डाले गए हैं। ठीक है, लेकिन अभी तो ये एक्ट नहीं आया है, तो अभी अगर हमारा सपोज डेटा ब्रीच होता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें, ये तो डेटा मतलब ये तो एक्ट है ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो आईटी एक्ट है, यहाँ पे जो हमारा आईटी एक्ट है, हाँ चलो इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे, हाँ लेकिन उससे पहले मैं ये बात करना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो भी आपका क्या था आईटी एक्ट था, या फिर ये जो हमारी इसी आईटी एक्ट के अंदर यहाँ पे क्या है कुछ गाइडलाइंस दी गई थी, कुछ मैंडेटरी गाइडलाइंस दी गई थी कि जहाँ पे भी अगर क्या होता है आपका डेटा ब्रीच होता है तो आप कैसे कर सकते हो, उस चीज़ को आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हो, कैसे आप मेल कर सकते हो इन्हीं के पोर्टल पर, और कैसे उस पर क्या लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। विद इन 6 आवर्स आपको क्या करना होता है, रिपोर्ट करना होता है। अगर आपके साथ कोई भी ऐसी घटना होती है साइबर ब्रीच से रिलेटेड तो आप इनके पोर्टल पर एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और इसके ऊपर जल्द से जल्द फिर क्या होती है, कार्यवाही की जाती है। तो अभी तो हमारे पास ये वाला फ्रेमवर्क है जब तक हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए हम वापस चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी आया, लेकिन उसके साथ साथ एक और राइट लेके, राइट टू बी फॉरगॉटन। हाँ, और इसको बोला गया कि ये भी क्या है, हमारा राइट टू प्राइवेसी का ही क्या है, एक पार्ट है, उसी में इंक्लूड है राइट टू बी फॉरगॉटन। तो ये क्या चीज, तो ये एक केस था जो कि एक पर्सन थे जवाहर सिंह मुंडी, उनको एक्चुअली तो एक्विट किया गया था, उन पे एलिगेशंस लगाए गए थे एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत, लेकिन अल्टीमेटली कोर्ट ने उनको एक्विट कर दिया था। लेकिन तब भी जो भी मतलब जो जजमेंट था या जो भी वेबसाइट्स थी उनमें उसका नाम मेंशन होके आ रहा था, और इस कारण से उनको एम्प्लॉयमेंट फाइंड करने में, जॉब अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि मेरा ये जो डेटा इंटरनेट पर है उसको डिलीट किया जाना चाहिए। तो कोर्ट ने इस चीज को क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, और उन्होंने ये बोला कि राइट टू बी फॉरगॉटन भी क्या होता है, हमारा एक राइट होता है। ओके, और अभी भी ये लॉ क्या हो रहा है, इवॉल्व हो ही रहा है अभी भी। ओके, उसके बाद अब हम चलते हैं, ये तो हमने पढ़ा पूरा इंडिया का एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्राइवेसी लॉज। अब हम पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल रेगुलेशंस क्या कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे कुछ ऐसे रेगुलेशंस है जैसे कि जीडीपीआर, कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारे रेगुलेशंस जो हमारी बाकी कंट्रीज ने बनाए हैं। तो यहाँ पे जो अल्टीमेटली जो सबसे बड़ा प्राइवेसी लॉ देखा जाता है वो यूरोप वाला है, दैट इज जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये पूरी यूरोपियन यूनियन को क्या करता है, गवर्न करता है, और यहाँ पे भी प्राइवेसी से रिलेटेड पूरा फ्रेमवर्क बताया गया है। और इन तीनों, और मतलब जो भी रेगुलेशंस है या ये जो तीनों रेगुलेशंस हैं, इन सब में यही चीजें फोकस की गई हैं कि आप अपने पर्सनल डेटा को शेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको पर्सनल डेटा शेयर हुआ ही है तो आपकी कंसेंट के बिना हो, मतलब कंसेंट के बिना ना हो, आपकी कंसेंट वहां पे ली गई हो। और अगर आपकी कंसेंट नहीं ली गई है तो यहाँ पे हैवी फाइन, हैवी पेनाल्टीज को यहाँ पे बताया गया है इन रेगुलेशन। ठीक है, तो ये सारे रेगुलेशंस हैं जो हमारे इंटरनेशनल रेगुलेशंस है और कैसे ये गवर्न करते हैं। तो आई आपको ये चीजें समझ में कि कैसे ये पूरा मैकेनिज्म वर्क करता है, कैसे कैसे। और यहाँ पे सिर्फ एक इंडिविजुअल के पर्सनल डेटा की बात नहीं, यहाँ पे वो हर प्राइवेट कंपनी, वो हर सेक्टर, हर गवर्नमेंट सेक्टर, सबके डेटा की लीक की बात हो रही है। तो यहाँ पे एक जो इफेक्टिव मैकेनिज्म है जो आज के टाइम पे लिया भी जा रहा है, बट मोस्टली हमारी कंट्री में ये चीज प्रेवलेंट नहीं है। जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं वहां पे ये चीज क्या है, इफेक्टिव है कि वहां पे कंपनीज में क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिव टीम बनाई जाती है, एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम बनाई जाती है जो इन डेटा ब्रीच पर क्या करती है, काम करती है, और इस पूरे डेटा को कलेक्ट करके कि उनको बताती है, उन कंज्यूमर्स को बताती है कि भाई आपका ये डेटा लीक हो रहा है विद इन एक डेफिनेट टाइम फ्रेम।
जो कि इन रेगुलेशंस में बताया गया है। तो ऐसे भी क्या हो रहा है, प्राइवेसी लॉज का रेगुलेशन हो रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।